हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। अपन ने लास्ट टर्न पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ के रूप में फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने ध्यान देना बेटा, लास्ट टर्न पर अपन ने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट। तापमान के प्रभाव के रूप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक के बारे में अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ लिया था। अब आगे अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं, तापमान के प्रभाव को ही, और साथ ही साथ होमवर्क के अंदर कुछ एक क्वेश्चन भी दिए थे मैंने आपको, कर लिए होंगे। आज अपन कंटिन्यू करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या इनको कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वपातन। अब इसके अंदर ध्यान देना बेटा, सब्लिमेशन क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिसमें, कहने का मतलब, जब ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और गैस से वापस ठोस के अंदर। कहने का मतलब बीच के अंदर द्रव अवस्था नहीं आती तो वो हो जाएगा अपना ऊर्ध्वपातन। अब इसके अंदर ध्यान देना, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, इसके अंदर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और गैस अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कहने का मतलब इसके अंदर बीच में जो द्रव अवस्था है वो नहीं आती। अब इसके अंदर देखना, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, मतलब सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर, जल वाष्प के अंदर, भाप के अंदर। ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म करते हैं तब। एंड वेपर इनटू सॉलिड, और साथ ही साथ जो भाप है वो किस में बदल जाती है, ठोस के अंदर। ऑन कूलिंग, कहने का मतलब जब गर्म करते हैं तो ठोस पदार्थ जो है वो बदल जाता है वाष्प के अंदर, एवं जब ठंडा करते हैं तो वाष्प जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वापस ठोस के अंदर। तो कहने का मतलब लिक्विड स्टेट इसके अंदर नहीं आती। कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। कहने का मतलब ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ है, समझ रहे हो, ठोस अवस्था से सीधे गैस में और गैस अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, जैसे कपूर देखा ही होगा, अमोनियम क्लोराइड या इसको हिंदी में नौसादर भी कहते हैं, ध्यान देना, नौसादर। ओके, और नेफ्थलीन की टैबलेट्स आती है, नेफ्थलीन की गोलियां, इनको क्या करते हैं कि जब इनको गर्म करोगे ना तो ये सीधे ही जो है वेपर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और जब इसको ठंडा करेंगे तो वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस के अंदर। कैसे, देखें, इसका अपन एक जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना। जैसे कि मैंने एक, जैसे ये जाली ले ली, नेट, इसके अंदर ध्यान देना बेटा, और ये इसको क्या कर रहा हूँ, एक स्टूल पे रख रहा हूँ। अब जैसे यहाँ मैंने बर्नर लगा दिया, ध्यान देना। अब इसको यहाँ से गर्म कर रहा हूँ और ऊपर क्या किया, मैंने एक प्याली ली और इसके अंदर मैंने डाल दिया कपूर। समझ रहे हो क्या डाला, कपूर या कैम्फर। अब क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कांच का फनल रख रहा हूँ, समझ रहे हो, कीप, और उसके ऊपर लगा रहा हूँ कॉटन।
जब इसको मैं गर्म करूँगा तो क्या होगा कि ये जो कपूर है ये गर्म होगा, और अब ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। जब इसको मैं गर्म कर रहा हूँ ना, तो ये कहने का मतलब एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर भाप बन कर के उड़ जाएगा। और चूंकि अब मैंने यहाँ से बंद कर दिया है ना, तो जैसे यहाँ इसकी जो सरफेस है इसकी तुलना में ये ठंडी रहेगी, तो जो जो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा ना, तो ये यहाँ पर ठंडी होने की वजह से क्या होगी, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर जम जाएंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ठोस परिवर्तित हो रही है गैस के अंदर, और गैस वापस जब इसको ठंडा कर रहे हैं तो परिवर्तित हो रही है सॉलिड के अंदर। तो इस तरीके से बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। ये जो है कपूर है, नौसादर है, और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है इसका, मैंने अभी बताया नेफ्थेलिन की गोलियां। ओके, नेफ्थेलिन की गोलियां, उनके अंदर जो है इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इसको कहेंगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। समझ रहे हो? देखो देखें, इसके अंदर जैसे अपन ने स्टैंड लिया, इसको बर्नर से गर्म करते हैं ना, तो जैसे ये मैंने फनल लगा दिया, ओके, यहाँ पर कॉटन लगा दिया ताकि इसकी जो वेपर है वो बाहर नहीं जा पाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब इसको मैं सब्सटेंस जैसे यहाँ पर लेता हूँ ना, तो जैसे मान लीजिए मैंने कपूर का आपको एग्जांपल दिया, तो कैंपर कपूर ले लिया। अब जब इसको मैं गर्म करूँगा ना, तो क्या होगा, ये वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा और ठंडा होने पर वापस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये थर्ड पॉइंट था, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। फर्स्ट अपन ने किया बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड अपन ने किया सब्लिमेशन। ओके, अब देखो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या मतलब हुआ कि दाब के परिवर्तन का प्रभाव। तो देखो बेटा, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन के अंतर्गत देखो, इफ वी कंप्रेस अ गैस। क्या मतलब हुआ, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस का मतलब है कि जब गैस के पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, कि बहुत दूर दूर होते हैं, जब इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने का मतलब गैस के पार्टिकल को अपन क्या कर रहे हैं, पास पास ला रहे हैं। तो कहने का मतलब जब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, जब ये जो कण है वो धीरे धीरे अगर पास में लाते हैं, तो गैस अवस्था किस में कन्वर्ट होती है, द्रव के अंदर, और द्रव अवस्था कन्वर्ट हो जाती है ठोस के अंदर। ओके, देखो देखिए, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, किसी भी पात्र के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर जब गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस। क्या मतलब हुआ, तो इनके पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने पर फाइनली गैस इज लिक्विफाइड, और उससे ये जो गैस के जो पार्टिकल है वो किस में परिवर्तित होंगे, द्रव के अंदर, और द्रव से परिवर्तित होंगे, अगर और डिस्टेंस अगर अपन कम करें हैं तो द्रव परिवर्तित होगी ठोस अवस्था के अंदर। और ये तो अपन ने दाब बढ़ाया, और जब तापमान बढ़ाते हो तो क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर जो ठोस थी वो परिवर्तित होती है द्रव में, और द्रव परिवर्तित होता है गैस के अंदर। ओके, अब इनके दो एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखना, एक तो है एलपीजी और एक है सीएनजी। नाम सुना होगा एलपीजी, जिसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में सवाल पूछते हैं इसके पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है और सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी को हिंदी में कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी को कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस तरीके से ये हो गया एलपीजी एंड सीएनजी। अब इसका हिंदी में देखो, देखें, यदि सिलेंडर में हम गैस को कंप्रेस करते हैं, समझ रहे हो, किसी सिलेंडर में, किसी पात्र के अंदर जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो क्या होगा, तो कणों के बीच की दूरी कम होकर गैस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। गैस स्टेज जो है वो किस में बदलेगी, द्रव अवस्था के अंदर, और द्रव अवस्था है वो किस में बदलेगी, सॉलिड स्टेट के अंदर। जैसे ये एग्जांपल जो मैंने दे रखा है ना, इसके अंदर देखो बेटा, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, ध्यान देना, इस तरीके से 3 पात्र ले रहा हूँ, क्योंकि जो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो जनरली 3 होती है ना। अब
फर्स्ट के अंदर जैसे मान लीजिए गैस के कण जो थे बहुत दूर दूर थे, ओके, ये ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर पिस्टन लगाया, समझ रहे हो। जब इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये ध्यान रखना, जब जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ तक प्रेस किया, समझ रहे हो, यहाँ तक मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल जो दूर दूर थे वो एक निश्चित स्थान के अंदर जमा हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। समझ, इसकी तुलना में ये कण पास पास है। और मैं इसको अगर प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स है और नज़दीक आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या थी, जैसे ये गैस अवस्था थी, ये गैस किस में कन्वर्ट हुई, द्रव के अंदर, और द्रव अवस्था किस में परिवर्तित हुई, ठोस के अंदर, समझ रहे हो। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब प्रेशर को बढ़ा करके अपन जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। देखो देखें, गैस के पार्टिकल देखो बेटा बहुत दूर दूर थे। अब मैंने क्या किया, जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया कोई भी पिस्टन से, तो प्रेशर से क्या होता है कि गैस के पार्टिकल जैसे पास पास आ गए, और सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत जो कण है वो बहुत अधिक नज़दीक या पास पास आ जाते हैं। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब दाब के परिवर्तन के द्वारा अवस्थाओं का रूपांतरण किस प्रकार होता है दाब को बढ़ाने पर। इसके बाद ध्यान देना बेटा, अगला टॉपिक अपना आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन या इसको कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और एक शब्द आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण और ट्रांसपीरेशन को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। जैसे अपन कपड़े वगैरह देखो गर्मी में सुखाते हैं, तो गर्मी तेज होने की वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अगर टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो जो कपड़े के अंदर जो जल वाष्प के जो कण है वो तेजी से, कहने का मतलब बाहर की तरफ गति करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर कणों की गतिशीलता बढ़ती है। इस वजह से कहने का मतलब क्वथनांक से कम तापमान के ऊपर जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसको तो कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। एवं ये प्लांट के केस में देखने को मिलता है बेटा। प्लांट का मतलब हो गया कि इसी प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, एरियल पार्ट का मतलब जो वायु के कांटेक्ट में होते हैं, उनसे जब वाष्प के रूप में जल की जो हानि देखने को मिलती है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। कहने का मतलब पादप के वायव्य भाग से जो जल की हानि देखने को मिलती है उसको कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। चूंकि अपनी बुक के अंदर या फिर अपने चैप्टर में यही टॉपिक दे रखा है तो अपन इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, क्या सिमिलर वर्ड थे इसलिए हाँ, इसमें भी जल की हानि हो रही है, इसमें भी जल उड़ रहा है, लेकिन है दोनों अलग अलग टर्म। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर देखो बेटा, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित होता है, वेपर्स के अंदर। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कहने का मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उनको कहेंगे वाष्पीकरण। समझ रहे हो? तो इनके अंदर ध्यान देना बेटा, ये सवाल वन वर्ड के रूप में पूछते हैं एग्जाम के अंदर। वाष्पीकरण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस तरीके से अपन को याद होने चाहिए बेटा। समझ रहे हो? क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक जनरली प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब सतही क्षेत्रफल।
सतही क्षेत्रफल कैसे, मान लीजिए अगर किसी का सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा है, कोई भी कपड़ा है, अगर आप उसको फैला करके सुखाओगे तो वो तुरंत सूख जाएगा, और अगर ऐसे ही फोल्ड करके रखोगे तो वो सूखने में टाइम लेगा। तो कहने का मतलब सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ती है। कहने का मतलब उससे जो जल के अणु है वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर तापमान, तापमान तो सीधा संबंधित है बेटा, है तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर कोई भी कपड़ा है वो आसानी से सूख जाता है। इसके बाद में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। समझ रहे हो, आर्द्रता कहलाती है। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर या जो जल वाष्प की जो, कहने का मतलब देखो कभी कभार ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी के केस में अपन देखो ओपन इन्वायरमेंट के अंदर अगर कपड़े कितने भी फैलाकर सुखा दिए जाए तो भी वो नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जल वाष्प ज़्यादा होने पर आर्द्रता ज़्यादा होगी, और आर्द्रता ज़्यादा होने पर वो जो कपड़े हैं उसके अंदर नमी बनी रहती है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर है या फिर बरसात के मौसम के अंदर जब नमी देखने को मिलती है तो कपड़े देरी से सूखते हैं। देरी से सूखने का कारण है उस वायुमंडल के अंदर क्या है, आर्द्रता है। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो जो कपड़े है, कहने का मतलब उसकी जो वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होगी, वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखना बेटा, आर्द्रता ज़्यादा है तो कपड़े देरी से सूखेंगे। समझ रहे हो? तो वायुमंडल में जो वाटर वेपर की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। समझ रहे हो? तो ये जो है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता हो गई। इसके बाद में विंड, अब हवाएं जितनी तेज होगी उतना ही वाष्पीकरण तेज होगा, हवाएं कम हैं तो वाष्पीकरण भी कम होगा। इस तरीके से ये अपना था इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आ गया? चलो बेटा आगे चलते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण हमेशा ठंडक होती है। ठंडक कैसे? जैसे गर्मी के अंदर अपन कहते हैं कि भाई सूती वस्त्र पहनने चाहिए, ये सवाल आएगा आगे, ध्यान रखना। सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? कि सूती वस्त्र जो है वो ठंडे होते हैं, क्योंकि वो बॉडी से जो पसीनों को एब्जॉर्ब करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर उसको इवेपोरेट कर देते हैं, जिससे उसके जो आसपास की जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, वो भी किस कारण? वाष्पीकरण के कारण। समझ रहे हो? देखो, द कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, क्या मतलब हुआ? जब जो है लिक्विड सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाता है, टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। कहने का मतलब जैसे अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर पसीना था, जब पसीने को, कहने का मतलब कॉटन के जो क्लॉथ है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उस स्थान पर जो एनर्जी की कमी हो जाती है तो वो आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, और आसपास के वातावरण से प्राप्त करने के कारण जो है ठंडक महसूस होती है। टेक्स, देखो क्या मतलब हो गया? द कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, लिक्विड जो है पसीना है जब इवेपोरेट होता है, टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग, तो वो क्या करता है, उसकी जो कमी की पूर्ति जो होती है आसपास के वातावरण से होती है। विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल, और उससे क्या होता है कि ठंडक महसूस होती है। देखो देखिए, द्रव जब वाष्पीकृत होता है तो अपने चारों तरफ से ऊष्मा ले लेता है। समझ रहे हो? जब ये इवेपोरेट होगा तो अपने आसपास की जो ऊष्मा है वो ले लेता है, तो चारों ओर का वातावरण जो है हीट तो चारों ओर का वातावरण हीट लिक्विड द्वारा लेने के कारण ठंडा हो जाता है। तो चारों ओर से जो उसने हीट ले ली लिक्विड ने, तो उस वजह से क्या हो गया, ये जो हीट है उस लिक्विड ने ले ली तो उससे आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। क्या मतलब हुआ? जब द्रव वाष्पीकृत होता है तो अपने चारों ओर से ऊष्मा ले लेता है। समझ रहे हो? चारों ओर का वातावरण
जिसमें ऊष्मा वगैरह थी लिक्विड द्वारा लेने के कारण, समझिए जैसे लिक्विड की ड्रॉप थी, आसपास के वातावरण से इसने क्या किया, आसपास की वातावरण की जो ऊष्मा थी वो इसने ले ली, तो इस कारण वहाँ का जो क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एसीटोन ऑन पाम। अगर जैसे देखो ये जो नेल पॉलिश हटाने का जो केमिकल कंपाउंड आता है, एसीटोन है या पेट्रोल है, जब अपन हथेली पर डालते हैं तो क्या होता है, अपन को ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो आसपास की जो गर्म वायु है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और उससे जो है अपने आसपास के वातावरण के अंदर ज्यों ही हथेली पर डालेंगे ना तो अपन को क्या होगी, ठंडक महसूस होती है। इस तरीके से समझ रहे हो। हाथ के ऊपर जब अपन क्या करते हैं, एसीटोन डालते हैं ना, तो एसीटोन से क्या होता है कि जब एसीटोन डालते ही वो वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वाष्पीकृत होने पर अपने आसपास की जो ऊष्मा है वो ले लेता है और ऊष्मा लेने के कारण अपन को ठंडक महसूस होती है। ओके, इसके बाद देखें स्टेट ऑफ मैटर, ये था इवेपोरेशन ऑलवेज कूलिंग, ठंडक महसूस होती है इवेपोरेशन के कारण। इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको। देखें अब स्टेट ऑफ मैटर बेटा अपन ने नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लिया था, पिछले वीडियो आप देखना, 3 स्टेट मैंने बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। समझ रहे हो, ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेट अपन ने पढ़ ली थी। अब इसके अलावा 2 स्टेट और आती है, एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है बैक, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ रहे हो। अब प्लाज्मा और बैक क्या है, इसके अंदर ध्यान देना। इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब एक आयनीकृत अवस्था होती है जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो नंबर होता है उनके अंदर समान होता है। जैसे बिजली का चमकना है, तारे हैं, ये मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था थी जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई। इसका हिंदी में देखिए, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। समझ रहे हो, कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अधिक उत्तेजित भी होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे बिजली का चमकना, तारे एटसेट्रा, उनके अंदर जो चमक होती है, जो प्रकाश होता है, वो प्लाज्मा या आयंस के कारण देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है बैक, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे पहले इनकी खोज या इनका पता लगाने का श्रेय ये बॉस वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इन अवस्थाओं का पता लगाया गया। सबसे पहले सन 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इसकी जो गणनाएं सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी और उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो बॉस आइंस्टाइन दोनों लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बैक या बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है, देखें। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है, इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। कहने का मतलब सामान्य वायु के घनत्व के लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अगर बहुत कम तापमान पर ठंडा करें, किसी भी पदार्थ को, गैस पार्टिकल्स को, तो उससे जो अवस्था प्राप्त होती है उसको इन्होंने बैक कहा था। जैसे न्यूट्रॉन स्टार, ये भी जो थी मतलब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर, मतलब न्यूट्रॉन स्टार ये भी मतलब इसके अंदर है, बैक के अंदर, साथ ही साथ लिक्विड हीलियम, इसके अंदर ध्यान देना बेटा। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका हिंदी में देखो, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बैक तैयार होता है। सामान्य वायु के घनत्व के
1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अगर बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो जो अवस्था तैयार होती है वो बैक है। और इसके अंदर है न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड हीलियम, ये सब जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ही उदाहरण है। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर, मतलब बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है नियर टू, देखो एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, तो इससे जो अवस्था अपन को मिलती है वो हो जाएगी बैक। और इसके अंदर अपन डिटेल के अंदर जो मतलब हायर क्लासेज है उनके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ही था प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ओके, तो ये बेटा दो अवस्थाएं थी, प्लाज्मा और बैक। तो इसके अंदर ध्यान है बेटा, ये अपन ने जो पदार्थ की अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाओं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा और बैक। ओके, इसके बाद में कुछ एक टर्म्स आती है, या फिर जैसे कि मैंने जब इसका फर्स्ट चैप्टर का जब वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर कन्वर्ट होने का ये 1-2 क्वेश्चन दिए थे, तो उनको किस तरीके से परिवर्तित करते हैं उसके अंदर ये देख लें एक बार। देखिए जैसे चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, क्या मतलब हुआ? चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट कहने का मतलब केल्विन के अंदर अगर कोई दे रखा है तो अगर उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, या सेल्सियस के अंदर दे रखा है तो उसको अपन केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको देखे। जैसे देखो केल्विन को अगर सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को केल्विन के अंदर, तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो लगभग इक्वल होता है 273.15 केल्विन। समझ रहे हो, ये जनरल फॉर्मूला है, ध्यान रखना बेटा। सेल्सियस इज इक्वल टू के का मतलब हो गया केल्विन माइनस 273। समझ रहे हो। अब इसके अंदर ध्यान दो, देखें कि जैसे कि मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें जैसे मान लीजिए 500 या तो जैसे 470 केल्विन, 500 केल्विन दे रखा है, 500 केल्विन एक है 700 केल्विन। समझ रहे हो। अब अगर इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर बदलना है तो मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। अब इसको सेल्सियस के अंदर बदलना है तो केल्विन कितना दे रखा है 500 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा, कितने हुए, इसको जब माइनस करेंगे ना तो जैसे 0 से 3 नहीं तो उधार लेंगे, 10 से 3 गए 7, यहाँ बचे 9 में 7 गए 2, यहाँ 4 से 2 गए 2, कितने हुए, हाँ तो कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार जैसे अगर 700 केल्विन है, इसको अगर सेल्सियस के अंदर बदलना है तो 273 माइनस कर दो, 7 2 4 427 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से डिग्री को सेल्सियस में बदलने के लिए अपन इस तरीके से ये जो है फॉर्मूले अपन काम में लेंगे। उसी प्रकार अगर जो है वो केल्विन है, अगर उसको सबसे पहले अपन ने सेल्सियस में बदलना सीखा। अगर सेल्सियस के अंदर दे रखा है, अगर उसको अपन केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके अंदर देखें उसको अपन को प्लस करना है। जैसे कन्वर्ट इनटू केल्विन, सबसे पहले कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, जैसे 470 केल्विन दे रखा था, एक था 173 केल्विन। ओके, अब इसके अंदर ये जैसे डिग्री सेल्सियस को अपन नेक्स्ट टर्न पे और डिटेल के अंदर लूँगा अगले वीडियो के अंदर, तो 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, तब तक 1-2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन यहाँ तक अपन इसको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ आपको, वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले नोट डाउन करो ये, डिफाइन द टर्म बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया क्वथनांक। ओके, एक लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ओके, इसके बाद लिख लो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लेना, समझ रहे हो, नोटबुक के अंदर।
और इसके बाद में जैसे इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिख लेना, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा। समझ रहे हो, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई ना, प्लाज्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम पे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।